हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 8 के साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग जानेंगे ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देखे होंगे पैडी के केस में, पैडी मीन्स चावल। चावल के केस में आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि चावल की सीड को किसी छोटे से जो है ना लैंड में लगाते हैं, है ना, छोटी सी ज़मीन में पहले उसको लगाते हैं। ठीक है, फिर जब वहाँ पर उस लैंड में उसको लगाते हैं तो क्या डेवलप होता है, जो पौधे डेवलप होते हैं उसको कहा जाता है सीडलिंग्स। ठीक है, वो सीडलिंग डेवलप्स हो गया। अब उस सीडलिंग्स को क्या करते हैं कि हम लोग फिर वहाँ से निकालते हैं और निकाल कर जो हेल्दियर सीडलिंग्स होता है, पर्टिकुलरली जो हेल्दियर होता है, उनमें से हम क्या करते हैं कि उन सीडलिंग को निकालते हैं और निकाल कर हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे प्लांट में तो किसी दूसरे फील्ड में, खेत में उसको हम लोग फिर से लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं, फिर वहाँ पर वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद फिर हमें राइस देता है। तो ये जो प्रोसेस है ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए व्हाट, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या किया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग from the nursery to the main field by hand is called transplantation. ट्रांसप्लांटेशन क्या है स्टूडेंट? तो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीडलिंग यानी कि वो जो नन्हा पौधा है ना, उसको वहाँ से हटाया जाता है ना, और हटाने के बाद उसको मेन फील्ड में यानी कि जो मुख्य जो ज़मीन है, खेत है, वहाँ पर उसको लगा दिया जाता है। उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में आपने ये सब समझा कि जैसे मान लीजिए कि पहले एक छोटी सी लैंड का टुकड़ा लिया जाता है और उसमें सीड को डालते हैं। आप सीड को डालेंगे तो सीड यहाँ छोटे छोटे पौधे के रूप में डेवलप होगा, है ना। इन छोटे छोटे पौधों को क्या बोलेंगे? सीडलिंग बोलेंगे। अब जैसे ही छोटे छोटे पौधा यहाँ डेवलप हो गया, अब उसी सीड को उस पौधे को सीडलिंग बोलेंगे, उसको यहाँ से हटाया जाता है और बड़े से लैंड के टुकड़े में उसको फिर से प्लांट लगा दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ ये ग्रो होगा और ग्रो होने के बाद अगर ये सीडलिंग राइस की है, पैडी की है, धान की है, तो यहाँ पर वो धान राइस डेवलप करेगा। ठीक है, स्टूडेंट ये यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक सीखा है। आगे इसमें एक वर्ड आता है नर्सरी। एक वर्ड आता है नर्सरी। स्टूडेंट, क्या होता है ये वर्ड नर्सरी? तो इस वर्ड का मतलब हुआ स्टूडेंट कि वो सीड मैंने जिस छोटे से फील्ड में डाला था, है ना, पैडी का, ठीक है, पैडी का, चावल का जो सीड मैंने जिस छोटे से ज़मीन के अंदर डाला था, है ना, उस छोटी सी ज़मीन ही कहलाएगी यहाँ पर नर्सरी कहलाएगी, जहाँ पर वो डेवलप होगा सीड और डेवलप होके क्या बनेगा? सीडलिंग बनेगा। क्या बनेगा? वो सीडलिंग बनेगा। ठीक है, अब इस सीडलिंग को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटाते थे और किसी दूसरे बड़े से फील्ड में वहाँ पर लगाते थे, है ना। यहाँ पर लगा दिया इस तरह से, तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ लगाना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट, ठीक है, सो ये उसकी डेफिनेशन हुई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड, ये नर्सरी एंड दिस इज मेन फील्ड, नर्सरी टू द मेन फील्ड लाना कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, जब आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हों तो उस समय क्या करना चाहिए? ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हों उस समय क्या करना चाहिए? ट्रांसप्लांटेशन के समय हमें दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी। एक कि प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस सीडलिंग। देखिए,
एक सीडलिंग यहाँ लगाया गया है, दूसरा सीडलिंग यहाँ लगाया गया है, थर्ड सीडलिंग, फोर्थ सीडलिंग, फिफ्थ सीडलिंग और ऐसे ही आगे। इन दो सीडलिंग के बीच में जो जगह होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, उचित जगह होनी चाहिए। बहुत पास पास भी नहीं होनी चाहिए सीडलिंग, है ना, और बहुत दूर दूर भी नहीं होना चाहिए, है ना। उनके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। दूसरी बात कि प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन रोज ऑफ सीडलिंग, ये एक रो हुआ सीडलिंग का, आप देख सकते हैं ये सीडलिंग का एक रो हुआ और ये सीडलिंग का दूसरा रो हुआ, और मैं नीचे सीडलिंग का तीसरा रो लगा देता हूँ। अब इन दोनों रो सीडलिंग के जो रो हैं इनके बीच का जो स्पेस होना चाहिए, देखिए ये जो स्पेस होना चाहिए ये भी दूर दूर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके बीच का ये स्पेस जो होना चाहिए वो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। So student, now I am going to discuss advantage of transplantation। जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके क्या फायदे हैं, है ना। दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। ट्रांसप्लांटेशन के फायदे, एज यू कैन सी सम पॉइंट्स आर रिटन ओवर हियर, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। Let us understand these points one by one, ठीक है। First point is, actually we are going to learn advantage of a transplantation। ट्रांसप्लांटेशन क्या है आपने पहले समझा, और इसके क्या फायदे हैं, है ना, क्या इसका लाभ है, वो हम लोग अभी जानने वाले हैं। It enables us to select only the better and healthier seedling for cultivation of crops। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि नर्सरी के अंदर, मैंने बताया था नर्सरी क्या होता है, नर्सरी के अंदर जो हेल्दी सीडलिंग होते हैं, है ना, और जो बेटर सीडलिंग होते हैं, जो हेल्दियर हों, जो एकदम बेहतर हों सीडलिंग, उन सीडलिंग्स को ही वहाँ से ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड में, यानी कि मेन जो मुख्य खेत है उसमें उसको लगाया जाता है। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन में जो बीमार है, जो कमज़ोर सीडलिंग है, उसको कभी नहीं लगाया जाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन में एक फ़ायदा हो गया आपको कि हेल्दी और बेटर सीडलिंग ही हम मेन फील्ड के अंदर लगाते हैं, जिस मेन फील्ड में वो हेल्दी और बेटर सीडलिंग लगाया जाता है वो ग्रो करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, तो हमें गुड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, फसल की अच्छी उपज हो पाएगी। सेकेंड थिंग, इट अलाउज बेटर एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट इन द सॉइल। ट्रांसप्लांटेशन में आप देखते होंगे, अक्सर ये चीज़ देखते होंगे बरसात के समय में क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन, आप सभी लोग परिचित होंगे इस वर्ड से। इसमें क्या होता है ना कि मोरी वर्ड नाम सुने होंगे, मोरी, है ना। तो क्या होता है कि खेतों से मोरी को कबारी जाती है, निकाली जाती है, और कुछ पुरुष या महिलाएं जो होती हैं उन मोरी को, जिसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं, उनको क्या करते हैं, हाथों से खेतों को बिल्कुल गीला कर दिया जाता है और हाथों से उसके अंदर काफ़ी कुछ गहराई में उनको सारी के सारी सीडलिंग को, मोरी को लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर जो है सीडलिंग है उसको कुछ गहराई में लगाई जाती है, जिससे कि सीडलिंग क्या रह सके, खड़ा रह सके, है ना, और जो है ना उसको मजबूती मिल सके, ठीक है, वो चीज़। जब सीडलिंग को आप कुछ गहराई में लगाओगे तो डेफिनेटली जो है उसको सब एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, एक तरह से सहारा मिलेगा, और सहारा मिलेगा तो फिर उसका जो सूट पार्ट है, यानी कि जड़ के ऊपर का जो हिस्सा है, वो ग्रो करने में, प्रॉपर डेवलप करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्सा जो है मिट्टी के अंदर है
वो रूट कहलाता है ना, और जो हिस्सा जो है आपका मिट्टी का ऊपर होगा स्टूडेंट, वो आपका शूट कहलाएगा। तो प्रमोट बेटर डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, allow seedling to be transplanted at the right spacing so that each and every plant get uniform dose of sunlight, water and nutrient। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है स्टूडेंट कि आपको, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कि सीडलिंग को प्रॉपर स्पेस देते हुए लगाना है, ठीक है, प्रॉपर स्पेस देते लगाना है, और प्रॉपर रो के बीच का स्पेस भी होना चाहिए अच्छी खासी, ये रो के बीच का स्पेस भी अच्छी होनी चाहिए, और दो सीडलिंग के बीच का स्पेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हर एक सीडलिंग को यूनिफॉर्म डोज ऑफ सनलाइट की निश्चित उचित मात्रा, वाटर भी उनको बराबर मात्रा में मिलते रहे, न्यूट्रिएंट भी बराबर मात्रा में मिलते रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे स्टूडेंट, हम लोग मैन्योर की बात करेंगे, ठीक है। मैन्योर क्या है उसकी बात करेंगे। मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। मैन्योर क्या है? मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने तरह के वेस्ट होते हैं ना, कचरा है ना, जितने तरह का जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट। प्लांट का वेस्ट में हो गया जैसे उसकी पत्तियाँ, उसकी ब्रांच, टहनियाँ, है ना, उसके फ्रूट्स, रूट्स, है ना, सीड्स। एनिमल वेस्ट में हो गया मल मूत्र, ये सब हो गया, एनिमल का वेस्ट हो गया, डेड पार्ट हो गया। इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज किया जाता है, सड़ाया जाता है ना। जब ये एनिमल का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, सारी चीज़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो यही सड़ गल कर क्या बनाती हैं? मैन्योर बनाती हैं स्टूडेंट। मैन्योर ऐसे ही तैयार होता है, प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के सड़ने गलने से तैयार होता है, दैट इज नोन एज मैन्योर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, मैन्योर से क्या फ़ायदे हैं, है ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर से होने वाली हानि के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। मीन्स मैन्योर फ़ायदेमंद भी हमारे लिए है कई केसेस में, तो कई केसेस में हमारे लिए वो हानिकारक भी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ मैन्योर इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अस एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बैड फॉर अस। फर्स्ट वी विल टॉक द गुडनेस ऑफ मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर में देखेंगे तो मैन्योर इट एनरिचेज द सॉइल विद ऑर्गेनिक मटेरियल। मीन्स ये मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। मैन्योर क्या करेगा? मैन्योर मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। मैन्योर का आप यूज़ जब करोगे तो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया अपने अंदर पानी जमा करके रखने की क्षमता। एक होता है ना कि मिट्टी के अंदर पानी डालो, मिट्टी के अंदर पानी डालो और सारा का सारा पानी जो है पेनिट्रेट होके अंदर चला गया, है ना। वो सैंडी सॉइल में होता है, बालू वाली मिट्टी में होती है। कैसे मिट्टी जिसके अंदर पानी डालो और वो पानी को अपने अंदर ही जमा करके काफ़ी देर तक रखे हुए है। तो इन दोनों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसकी अच्छी है? इसकी अच्छी है। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसकी खराब है, क्योंकि इसने तो वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाया, मतलब जमा ही नहीं कर पाया, रोक ही नहीं पाया। तो मैन्योर जब हम खेतों में अप्लाई करते हैं तो एक तो फ़ायदा पहुंचाता है मिट्टी को कि मिट्टी के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वो मेंटेन रखता है, ठीक है वो। चलिए अब मैन्योर का जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, वो ये है कि मैन्योर को जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम डालते हैं खेतों में, तो वो मिट्टी को क्या बनाता है? पोरस बनाता है, छिद्रदार बनाता है। अब मिट्टी को बनाएगा पोरस, छिद्रदार बनाएगा, ठीक है। छिद्रदार बनाएगा तो उन जो छिद्र जो हुआ मिट्टी के बीच में जो छिद्र हुए,
होल्स हुए छोटे छोटे, उनमें क्या जाएंगे, एयर जाकर ट्रैप हो जाएंगे, हवा जाकर फंस जाएगी उसके अंदर, ठीक है, और इससे मिट्टी क्या हो जाएगी, एयरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिट्टी को कहीं ना कहीं क्या करता है, एयरेट भी करता है, हवादार भी बनाता है, ठीक है। मैन्योर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवों के लिए फायदेमंद भी है ना। मैन्योर क्या करता है कि जो देखिए गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो कि मिट्टी के लिए गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी के लिए जो होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदेमंद भी है, अच्छे भी होते हैं, समझे ना। मिट्टी के लिए कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो मैन्योर क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कराने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने में, उनकी संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरह से मिट्टी को हेल्प करते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट लाते हैं, है ना, ठीक है ना, वो चीज़। अच्छा, मिट्टी का जो टेक्सचर है, बनावट है ना, मैन्योर क्या करता है, मिट्टी के टेक्सचर, मिट्टी के बनावट को भी इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। मैन्योर मिट्टी की जो टेक्सचर है, बनावट है, उसको भी क्या करता है, वो इम्प्रूव करेगा, और इम्प्रूव करके क्रॉप प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है, और अच्छे से अच्छे फसल उत्पादन करने में हमें हेल्प करेगा, ज़्यादा ज़्यादा फसल उत्पादन करने में हमें मदद करेगा, कौन, मैन्योर करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, these are the some of the point of advantages of manures, and we have gone through each and every point, है ना, one by one. होप कि ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट अस मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर। लाइक एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, good and bad. Similarly, manure has advantages as well as disadvantages. manure के भी क्या हैं, कुछ फायदे होते हैं, तो कुछ इसकी हानियां भी हैं। जैसे manure releases nutrients slowly. manure को जब आप खेतों में डालते हो, अप्लाई करते हो, तो वो फील्ड में क्या करता है, वो खेत में न्यूट्रिएंट देता तो है सॉइल को, बट ये देने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही स्लो होता है, स्लोली न्यूट्रिएंट, मैन्योर जो होता है ना, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट भेजता है, बहुत ही स्लोली, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है कि मैन्योर से न्यूट्रिएंट जो होते हैं मिट्टी के अंदर बहुत स्लोली जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मैन्योर को, जब मैन्योर को खेतों में अप्लाई करना होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, बल्कि होता है, बल्कि मीन्स बड़ी मात्रा में उनको हम यूज़ करना होता है खेतों के अंदर, ठीक है। और इतने ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना होता है कि ये इजी टू हैंडल करना आसान नहीं होता है ना। आप देखते होंगे अक्सर कि पूरा ट्रैक्टर भर जाता है कचरों से, गोबर है, मलमूत्र है, घास फूस है, वो, और उसके बाद उसको खेतों में ले जाकर हम लोग डाल देते हैं, और फिर खेतों में उसको बिखेर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, वही तो मैन्योर है। अब सोचो कि एक खेत में, एक फील्ड में कितनी ज़्यादा मात्रा में मैन्योर डाली जा रही है, यानी कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर मैन्योर डाली जा रही है, बल्क मात्रा में। और जो अगला जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, वो लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, किसके अंदर, मैन्योर के अंदर, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी कोई मिट्टी है ना, या कोई फसल आप लगा रहे हो जिसको पर्टिकुलरली जिंक चाहिए, जेरिन मतलब जिंक न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना, कोई खास किस्म का न्यूट्रिएंट चाहिए किसी मिट्टी के अंदर या किसी फसल को, तो क्या मैन्योर वो चीज़ प्रोवाइड करा पाएगा उनको। मैन्योर जो होता है, एक तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं,
और दूसरी बात है कि उसके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स सारे न्यूट्रिएंट अलग अलग नहीं होते हैं। सारे न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर जो होते हैं वो सभी कंबाइंड होते हैं, मिक्स होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो अगर किसी मिट्टी को या किसी फसल को कोई खास किस्म का न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो मेन्योर से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना होगा। फिर मेन्योर जो होता है इनसॉल्युबल टू वाटर, वाटर में घुलता कम है, नहीं घुलता है। ठीक है, मेन्योर पानी में नहीं घुल पाता है। और मेन्योर आपको पता है ना, मेन्योर इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि उसको यूज़ करना, उसको हैंडल करना, उसको स्टोर करना ऑल बिकम डिफ़िकल्ट। बहुत सारे काम डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, इतने सारे कचरे लग गए हैं, गोबर हैं वगैरह वगैरह है ना। फिर जहाँ जमा रहेंगे, ये इकट्ठे रहेंगे, वहाँ पर फाउल स्मेलिंग, बहुत खराब दुर्गंध आने लगेगी, बीमारी भी फैलने लगेगी। तो ये सब रीज़न हैं जिसके कारण हम इसको जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसमें कई सारी डिसएडवांटेज भी होती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।